दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है वो है कि हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई कर ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइना ने हाल ही में स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई हाल ही में कर ली है। दोस्तों यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि चाइना के बारे में आपने सुना होगा कि अजीब गरीब एक्सपेरिमेंट किया करता है। अभी रिसेंट में आपने सुना होगा कि चाइना ने अपना एक आर्टिफिशियल सन सूर्य भी बना लिया है। तो यहाँ पर ये जो स्पेस राइस है इसकी कहानी आपको बताता हूँ। चाइना क्या करता है, जब भी अपना कोई स्पेस मिशन लॉन्च करता है, यहाँ पर आप पहले स्पेस राइस को देख लीजिए। चाइना जब भी कोई अपना स्पेस मिशन लॉन्च करता है तो उस मिशन के साथ में वो अपने देश की कुछ फसल को भी भेज देता है। जब ये फसल, मान लो चावल को उसने भेजा, तो जब ये फसल वहाँ पर स्पेस में जाती है तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद में चाइना ऐसा मानता है कि जो फसल है उसको अगर वापस से पृथ्वी पर लेकर आएंगे तो उसकी पैदावार बढ़ जाएगी, ऐसा चाइना मानता है। तो ये जो राइस है इसका नाम उसने रखा है स्पेस राइस। ठीक है, तो इस राइस का नाम रख दिया गया स्पेस राइस क्योंकि इसको स्पेस से लेकर आया है। तो चाइना ने, आप देख सकते हैं रिसेंट में उनका एक मिशन था चांग-ई 5। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इनका एक मिशन था चांग-ई 5। इसमें उन्होंने राइस भेजा था जो कि 23 दिन की यात्रा पर गया था। तो ऐसा चाइना का मानना है कि वहाँ पर ग्रेविटी डिफरेंट है, इन्वायरमेंट वहाँ का बिल्कुल अलग है। तो हो सकता है कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहने के बाद में इस राइस की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई हो, ऐसा चाइना मानता है। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा ये वो राइस है जिसको स्पेस राइस बोला गया है और बाद में इस पर रिसर्च करी गई और इसको उगाया गया पृथ्वी पर लाकर। उगने के बाद में इसकी पहली जो खेप है इसको हाल ही में काट लिया गया है। अब चाइना जो है ये 1987 से अपने इस मिशन पर काम कर रहा है। ना केवल चावल, इसके अलावा और भी कई फसलें हैं जिसको ये स्पेस में भेज चुका है, वहाँ के एनवायरनमेंट में उसको रख चुका है और वापस पृथ्वी पर लाकर इसको उगा चुका है। और ऐसा मान्यता है चाइना में कि ऐसा करने से उनके देश में फसल की पैदावार बढ़ गई है। तो दोस्तों चाइना का ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों एवरी ईयर 23 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो कि हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। जैसा कि जब भी कोई दिवस वाला क्वेश्चन आता है तो मैं आपको कुछ पुराने दिवस के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवाता हूं। हम लोग 15 जून से रिवीजन करेंगे। 15 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। इसको थीम है एक्सेस टू जस्टिस। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। हर साल 17 जून को मनाया जाता है। इसका जो थीम है वो है रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद द हेल्दी लैंड। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस, हर साल 20 जून को मनाया जाता है और इसका जो थीम है वो हो जाएगा टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, योगा फॉर वेल बीइंग्स। ये इस वाले को तो लिख लीजिए, 100% एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ये भी 21 जून को है, और वर्ल्ड म्यूज़िक डे ये भी 21 जून को है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का जो थीम है वो है 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। फिर आ जाता है कि आपका, चलते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा वही करवाएंगे, बाकी सब नहीं करेंगे। MSME डे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे, हर साल 27 जून को मनाया जाता है। इसका थीम हो जाएगा MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री ने वर्ष 2021 से लेकर 25 के लिए, यानी कि 5 वर्ष के लिए यूनाइटेड नेशंस का टैक्स कमेटी में सदस्य के रूप में चुना गया है।
तो यहाँ पर दोस्तों ये 5 वर्ष के लिए रश्मि रंजन दास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रश्मि रंजन दास को 5 वर्ष के लिए यूनाइटेड नेशन के टैक्स कमेटी में एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रश्मि नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई फीमेल का नाम है, एक मेल का नाम है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिनका नाम है रश्मि रंजन दास। ये 25 ऐसे लोगों में शामिल किए गए हैं यूनाइटेड नेशन की टैक्स कमेटी में, जिनको शामिल किया गया है। तो किसी भारतीय को अगर शामिल किया गया है तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक, जिसका नाम है सेला टनल कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ये जो टनल है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सेला टनल जो कि हाल ही में चर्चा में चल रही है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक बनेगी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है सेला टनल विल बी द लॉन्गेस्ट, दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन टनल। ठीक है, तो इसमें इस टनल की खास बात ये होगी, इसमें 2 लेन होगी आने और जाने के लिए, तो बाई लेन ये पूरी दुनिया की सबसे लंबी टनल होगी। सेला टनल इसका नाम है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस टनल को बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है और इसकी जो कुल लंबाई है ये है 12 किलोमीटर लंबी ये टनल है। अब इसको चूँकि बीआरओ बना रहा है तो बीआरओ जो है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में काम करता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इस समय इसके डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक का नाम है जनरल राजीव चौधरी, ये इनका नाम है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस देश को 21 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा स्वीडन। हाल ही में स्वीडन देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सोलर अलायंस के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं स्वीडन ने 2040 तक 100% नवीनीकरण बिजली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। स्वीडन देश के बारे में, स्वीडन के प्रधानमंत्री का नाम है स्टीफन लोफवेनी, वहाँ की राजधानी का नाम है स्टॉकहोम और करेंसी का नाम है स्वीडिश क्रोन। इसके बाद में इंटरनेशनल सौर गठबंधन के बारे में समझते हैं। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके महानिदेशक का नाम है अजय माथुर। आगे चलते हैं, वर्ष 2020 का नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2020 का जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है इससे काजल चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काजल चक्रवर्ती को वर्ष 2020 का नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है डॉक्टर काजल चक्रवर्ती ऑफ CMFRI विंस नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, तो ये भी एक व्यक्ति हैं, इनके नाम से ऐसा लग रहा है जैसा कि कोई फीमेल होगा। आज अच्छा 2 क्वेश्चंस में ऐसा फील हुआ। पहला देखो हमने क्वेश्चन किया था जिसमें एक व्यक्ति का नाम है रश्मि, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मेल होंगे, लेकिन फीमेल होंगे, लेकिन वो निकले मेल। ठीक है, तो रश्मि, ये देखो रश्मि रंजन दास। ठीक है, दूसरा नाम हमने देखा काजल, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फीमेल होगी लेकिन वो मेल। तो अचानक से ये कोइंसिडेंस हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काजल चक्रवर्ती विंस नॉर्मन बोरलॉग नेशनल अवार्ड, ICAR अवार्ड 2020 में इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में रिलीज़ करी गई एक पुस्तक जिसका नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर के इस ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा ये जो ऑटोबायोग्राफी है, सॉरी लेखक नहीं, किसकी लाइफ पर है, तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये फिल्म डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश की ऑटोबायोग्राफी है। तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। द स्ट्रेंजर इन द मिरर नाम से ऑटोग्राफी के जो ऑटोग्राफी है वो राकेश ओम प्रकाश की लाइफ पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राकेश ओम प्रकाश कौन है? यहाँ पर आप देख सकते हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जो कि एक फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं। उनकी ही ऑटोग्राफी बायोग्राफी है जिसका नाम है द स्ट्रेंजर इन द मिरर।
फिर हम लोग चलते हैं कि हाल ही में खबरों में चल रही सुरभि ई टैग किस चीज़ से संबंधित है। तो इस सुरभि ई टैग नाम से जो खबर आप देख रहे होंगे ये गाय के ई टैग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये सुरभि ई टैग सिस्टम है जिसमें गायों को टैग किया जाएगा। फिर आ जाता है आज का एक शानदार क्वेश्चन कि टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल कर लिया है। तो आंसर हो जाएगा 49 केजी। 49 किलोग्राम की कैटेगरी में 49 किलोग्राम की कैटेगरी में मीराबाई चानू ने रजत पदक ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था 23 जुलाई से ये टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत हो चुकी है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020। कॉन्ग्रेचुलेसन मीराबाई चानू जिनको रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको सिल्वर मेडल मिला है और लिखा है वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला है। भारत की तरफ से जितने भी लोग गए थे यहाँ पर इन्होंने उद्घाटन कर लिया है। ये भारत की तरफ से पहली ऐसी एथलीट बनी है जिन्होंने इस इवेंट में भारत के लिए पदक जीता है। तो 49 किलोग्राम में इन्होंने कुल 202 किलोग्राम का वेट उठाकर इस सफलता को जीता है। आप इसका वीडियो भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में कर्णम मल्लेश्वरी के बाद में ओलंपिक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ में हमने अपने 6 मंथ के करंट अफेयर्स की PDF को लॉन्च कर दिया है। जो लोग भी उसे लेना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक उसको मिल जाएगा।